काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर एक दो क्लास जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर भी बना दीजिए सर। काफ़ी कंफ्यूजन होती है समझने में। कभी कभी सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो कि बनाने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम देखा जाए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जितने भी प्रतिभागी छात्र और छात्राएं हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑल विशेस। और हम चाहते हैं कि सभी क्लास 10th एंड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जितने भी हम सेंटेंस दें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके हित में हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कई सेंटेंस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको बनाने में प्रॉब्लम्स आती है और वो स्टूडेंट्स उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं सेंटेंसेस के बीच में आज हम आपके सामने आपको क्लास दे रहे हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंस हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो है वो आपको दिक्कत नहीं देंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंस आपको बताएंगे जो सबसे ज़्यादा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं। देखिए ये सेंटेंस जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, इट इज टाइम, ठीक है। क्या दिया गया है सेंटेंस? इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, टू क्लोज द शॉप। कई बार स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, बच्चों में मतभेद पैदा होता है और वो कहते हैं कि सर ऐसा सेंटेंस जो है काफ़ी बनाने में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम बना नहीं पाते हैं सर। तो कुछ ऐसा मतलब हमको बताइएगा सर कि हम उसको बनाएं। और ये आपकी एक बढ़िया क्लास होने वाली है और इसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए जिसमें इट इज टाइम, मतलब यह समय है, टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का, मतलब दुकान बंद करने का यह समय है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस अगर दिया जाए तो उसका एक फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले आपको जो सेंटेंस लिखा है उसी को आपको क्या करना है, पहले लिखना है इट इज टाइम फॉर, ये आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? इट इज टाइम फॉर, ठीक है। क्या लिखना है? इट इज टाइम फॉर पहले लिख लेना है। उसके बाद में प्लस आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाना है, इट इज टाइम फॉर, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है और उसके बाद में टू लाना है, उसके बाद में बी लाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, ठीक है। तो ये जो आपका रूल्स होता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेंटेंस कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है ऐसा सेंटेंस, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फार्मूला जो आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि इससे आसानी हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 12th में भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ऐसा सेंटेंस आपको अगर आता है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये है आपका पहला सेंटेंस, ठीक है। हम आपको 4 से 5 सेंटेंस ऐसे बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर, मैंने पहले ही कहा है, इसको आपको सेंटेंस को पहले लिख देना है, इट इज टाइम फॉर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? द शॉप। क्या लिखना है? द शॉप। उसके बाद क्या लिखना है? टू। उसके साथ बाद क्या लिखना है? बी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी क्लोज दी गई है और इसमें क्या लगा देंगे? क्लोज। तो हमारा सेंटेंस बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, मतलब दुकान बंद करने के लिए यही जो है उस समय है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेंटेंस दिया गया था। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस था। सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं बोर्ड एग्जाम से जुड़ने जा रहे हैं कहीं ना कहीं
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे सेंटेंस होते ही रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, वो है इस तरीके से। दूसरा सेंटेंस है जो कि इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, ठीक है। सेंटेंस तो कई टाइप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते ही रहते हैं, ठीक है। कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, कि किस किस तरीके से सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है जो कि इस तरह से दिया गया है कि who teaches you इंग्लिश, यानी इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया जो कि आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। हम हर टेंस का आपको रूल्स बताएंगे, हर टेंस के रूल्स बताएंगे, ठीक है। कोई रूल्स आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके सेंटेंस जो है कोई सेंटेंस आपका छूट जाएगा, तो कोई भी सेंटेंस आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। आप उम्मीद बनाए रखिए, आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बिल्कुल ही। अब देखिए, ऐसे सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। सिंगल ऑब्जेक्ट यानी एक ही ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है वो डबल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट जो होता है, मैं उसके लिए पहले आपको फॉर्मूला बताऊं, फिर हम आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला किस प्रकार से लगता है, तो सबसे पहले सिंगल ऑब्जेक्ट वाले का बताते हैं। तो सिंगल ऑब्जेक्ट वाले में पहले लिखेंगे, ओ को चेंज कर देंगे बाई होम में, इसको ओ को चेंज कर देंगे बाई होम में, बाई होम। उसके बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेस्ट दिया जाएगा, जो भी टेस्ट दिया जाएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और फिर उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय होम। क्या लिखते हैं? बाय होम। और ये चीज ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि अगर जैसे हैज और हैड वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें बीइंग भी लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाय होम, बाय होम के बाद में क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट न बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे वो दूसरा होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा? डायरेक्ट। और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपका एक सिंगल, ठीक है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो आसानी से, दोनों तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं हु टीच यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो देखिएगा, हु जो है सिंगुलर है, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगी हुई है, और यू इंग्लिश। तो वर्ब के पास यू है, तो हम सबसे पहले सेंटेंस को यू से बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब देखिए, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हु को चेंज करेंगे, किसमें? बाय होम में। किसमें चेंज करेंगे? बाय होम में चेंज करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मैं डबल ऑब्जेक्ट है तो बाय होम। बाय होम के बाद में हमारा सब्जेक्ट इसमें यू दिया गया है। क्या दिया गया है? यू दिया गया है। तो यू के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। बाय होम आर, ठीक है, आर लग गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। क्या आ जाएगा? यू। बाय होम आर यू। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टाट हो जाएगी। क्या आ जाएगी? टॉट। टॉट के बाद में दूसरा जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इंग्लिश। क्या आ जाएगा? इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या रखेंगे? वर्ब की
थर्ड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक और सेंटेंस हम लिख देते हैं, जैसे इस तरीके से लिख दिया गया, हु हैज ब्रोकन द चेयर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया गया है। तो हु हैज ब्रोकन द चेयर, यानी कुर्सी को किसने तोड़ा है। ठीक है, यानी कुर्सी को तोड़ने वाला कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो जहां पे हु है उसको चेंज कर देंगे बाय होम में। किसमें चेंज कर देंगे? बाय होम में। उसके बाद में यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट द चेयर, चेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज ही लगेगी, बाय होम हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द चेयर, और मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर हैज है उसके साथ में क्या लगेगा? बीन लगेगा, तो हैज बीन। तो बाय होम हैज द चेयर बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे लास्ट में जाएगी। जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि सिंगल ऑब्जेक्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में ही जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे, आगे की डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस नंबर थर्ड बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इग्नोर ना करें सभी स्टूडेंट्स, इग्नोर करने से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो और ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए आगे सेंटेंस शुरू करते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। देखिए मैंने पहले कहा था डू और नॉट एक साथ हो तो वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो अब यहाँ पर डू नॉट इंसल्ट द पुअर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमेशा याद रखो, जब डू नॉट वाला सेंटेंस आए तो फार्मूला क्या होता है? लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा दूर से लेट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड। भाई आपको तरीका नहीं बोलना है अगर डू नॉट का सेंटेंस ऐसा बन जाता है। पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैं करके बताता हूँ। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट, अब जब डू नॉट आया है तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। तो लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड। अगर निगेटिव है तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, अगर आपका निगेटिव नहीं है तो लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला होता है, इसको आप सभी स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? लेट, क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी पुअर, लेट द पुअर, इसके बाद में नॉट के बाद में बी, और इंसल्ट की क्या हो जाएगी? इंसल्टेड हो जाएगी। इसमें आपको बाय वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा सेंटेंस भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस, वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं कि उसमें समझ में नहीं आता कि इसको, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेट से बना देंगे, कहेंगे लेट द लेफ्ट टू बी वाट, ऐसे कर देंगे। लेकिन ये सेंटेंस जो है इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट दिया गया वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये वॉक टू द लेफ्ट जो है ये आपका जो बनेगा वो एडवाइस से बनेगा। किससे बनेगा? एडवाइस्ड, यानी आपको सलाह दी जाती है। कई बार आपने सुना होगा बाएं चलो। ठीक है, बाएं चलो सलाह दी जाती है। कई बार आपने सुना होगा वॉक टू द लेफ्ट, बाएं चलो। ठीक है, तो वॉक टू द लेफ्ट, इस प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं।
तो आपको बोला जाएगा यू आर एडवाइड। क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइड और कंजक्शन यानी टू वो लगाया जाता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे ही यू आर एडवाइड टू, और फिर उसके बाद में क्या लिख दिया जाएगा? वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉक टू द लेफ्ट। इस प्रकार से सेंटेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 5वां सेंटेंस आपका था। ठीक है, और सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस दे दिया जाए, लेट अस हेल्प द मैन। लेट अस हेल्प, ठीक है, लेट अस हेल्प द मैन। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको भी आपको किसमें बनाना है? पैसिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पैसिव में। ठीक है, तो इसमें क्या बनाना है? सबसे पहले इसका फार्मूला नोट कर लो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में बी, बी के बाद में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद में बाय लगाएंगे। बाय के बाद में जो लेट के साथ आपका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वो लगा देंगे। ठीक है, यानी हम हिंदी में बोले तो लेट के साथ दिया हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट के साथ दिया हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे बोलेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो देखिए कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मैन शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय, और लेट के साथ में दिया हुआ ऑब्जेक्ट अस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? अस लगा देंगे। ठीक है, ये भी फार्मूला जाओ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे सेंटेंस में पूछे गए हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने आज आपको 5 से 6 सेंटेंस बताए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कक्षा 10 और 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।